जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खेलो मैथ्स के साथ में। 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए वीडियोस बनाए हैं। तो बच्चों, मैथ्स के खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए, बेल आइकन को टच कर डालिए ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस वीडियोस अपलोड होते ही मिल सकें। वीडियोस पसंद आएंगे लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने से बढ़ती है। वीडियो नंबर 17, चैप्टर नंबर 2, पार्ट 8। लास्ट वीडियो में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एक्चुअली वो कुछ नई प्रॉपर्टीज नहीं थी, बस प्रॉपर्टीज के फॉर्म को थोड़ा सा चेंज किया था। तो अब आप देखेंगे कि प्रॉपर्टीज के फॉर्म को थोड़ा सा चेंज करने पर हमारी कुछ प्रॉब्लम्स कितनी इजी हो जाती हैं। ये प्रॉब्लम लेंगे, a sum of money at compound interest payable yearly, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, पेबल ईयरली है, अमाउंट्स टू रुपीज 8,100 in 5 years and to 8,748 in 6 years। तो 6 years का अमाउंट दिया है, 5 years का अमाउंट दिया है। फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, ये तीन चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट इन 7 years, अमाउंट इन 4 years। तो स्टार्टिंग का मैंने इसलिए सॉल्व कर दिया कि जो जिस फॉर्म में हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये उससे पहले वाली फॉर्म से सॉल्व हो रहा है, इसलिए उतना पार्ट मैंने सॉल्व करके रख दिया। क्या, देखिए सॉल्यूशन क्या क्या गिवन है। A5 गिवन है, अमाउंट 5 इयर्स का गिवन है, 6 इयर्स का गिवन है, जो गिवन है वो लिख दिया। अब हमने जो प्रॉपर्टी अब तक हम डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, ये वही है, A6 माइनस A5। तो किसी भी दो सक्सेसिव पीरियड्स के अमाउंट्स का डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, interest on the preceding period, interest on the amount of the preceding period। तो A6 minus A5 हो जाएगा interest on A5 for one period। तो A6 A5 की वैल्यूज हमने पुट अप कर दी, इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन A5, यानी कि A5 को प्रिंसिपल मानते हुए उस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो ये इसके इक्वल होगा। R हमें मालूम नहीं है, R ही हमें कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यूज पुट अप की, R की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गई 8%। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर 1। जो फर्स्ट हमसे पूछा गया था उसका आंसर ये हो गया। अब हम सेकंड लेंगे। अब जो हमने प्रॉपर्टीज के फॉर्म को चेंज की थी उससे हमारा ये सेकंड पार्ट सॉल्व होगा। अमाउंट इन 7 years, तो क्या है अमाउंट इन 7 years, ये है वही प्रॉपर्टी वही है, बस हमने LHS का एक पार्ट RHS में ले गए, उसके फॉर्म को चेंज किया और देखिए हमारे कितनी आसानी से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है। A7 ये कैलकुलेट करना है ना, तो A7 इक्वल टू A6, इसके प्रीसीडिंग पीरियड का अमाउंट प्लस A6 के ऊपर इंटरेस्ट। A6 प्लस इंटरेस्ट ऑन A6 फॉर वन पीरियड। कितना इजीली हो गया ये। A7 हमें कैलकुलेट करना है, A6 हमें पता है क्या है। A6 हमारा 8748 प्लस 8748 पर इंटरेस्ट, ठीक है, इंटू 8%। वन पीरियड का है, लिख देंगे, इंटू 1। इसको काट पीट करके आंसर निकालेंगे। अब मैं कैलकुलेशन पे बहुत खेल चुका हूं, अब मैं कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, मैं कॉपी मारूंगा, आप आंसर टैली कर लेना। रुपीज हो गया, कितने हजार हो गया, A7 इक्वल टू A6 प्लस A6 पर इंटरेस्ट एक पीरियड के लिए। सिमिलरली हमारा जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी इसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। क्या है, A4 कैलकुलेट करना है, A5 हमारे पास है, तो A5 इक्वल टू A4 प्लस इंटरेस्ट ऑन A4 और वन पीरियड, शॉर्ट में लिख दिया मैंने पीरियड, आप पूरा लिख लेना। A5 की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, काट पीट कर लीजिए और आंसर निकाल दीजिए। इतना तो काट के दिखा देता हूं, 4 से कटेगा 25, एलसीएम लेंगे 25
और इधर उधर करके इसको सॉल्व कर देंगे। A4 की वैल्यू कितनी आएगी लिख देता हूं, टैली कर लेना, 7500। इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारी बड़ी इजीली सॉल्व होती है। प्रॉपर्टीज के फॉर्म को चेंज करते जाएंगे, प्रॉब्लम्स को इजी बनाते जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब देखिए ये प्रॉब्लम बड़ी मजेदार है, देखने में इसमें थोड़े से स्टेप्स थोड़े से ज्यादा दिखाई देंगे, लेकिन ये बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है। प्रॉपर्टीज लगा के कितने आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। देखिए क्या है, ₹9,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड। ये चार चीजें फाइंड करने के लिए कहा गया है, कहने के लिए चार चीजें हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम आप देखेंगे कि इसमें फाइंड आउट सिर्फ एक ही चीज करवाई है। पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद बताता हूं। देखिए तो क्या क्या फाइंड करना है, द सम ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट। पहले तो ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है, उसके बाद थर्ड में क्या कहा है, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करो, और डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट, उस डिफरेंस का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, एंड देन फाइंड द इंटरेस्ट ऑन दैट डिफरेंस फॉर 1 year। 1 साल का उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, किस पे, सेकेंड और फर्स्ट के डिफरेंस पे। इसके बाद फोर्थ क्या पूछा गया है, हेंस, इसके बाद द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो एक्चुअली इस सवाल में कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर ही पूछा गया है। ये तो उसने खुद ही स्टेप्स बता दिए। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए ये चीजें फाइंड आउट करनी है। पहले ये फाइंड आउट करो, फिर ये फाइंड आउट करो, फिर ये डिफरेंस फाइंड आउट करो, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, उसकी हेल्प से फिर हमारा थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। देखने में लग रहा है कि चार चीजें पूछी हैं, लेकिन एक्चुअली इसने इसको फाइंड आउट करने के ये स्टेप्स दे दिए हैं। तो शुरू हो जाएंगे हम अपने, देखिए कितनी इजी प्रॉब्लम्स है, एक ही टाइप की इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, करते 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 आप भी थोड़ा सा मजा भी आ रहा होगा, थोड़ा सा जब बहुत ज्यादा इजी हो जाता है तो थोड़ा सा उबने भी लगे होंगे कि देखिए किसी में फर्स्ट ईयर का पूछ रहे हैं, कभी सेकंड ईयर का पूछ रहे हैं, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं और इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, कभी प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, कभी अमाउंट पूछ रहे हैं। इसके अलावा और है ही क्या, फॉर्मूला एक ही है, कभी इसका, कभी उसका, कभी चौथे साल का, कभी पहले साल का, कभी 5वें साल का, कभी 50वें साल का, यही तो है और इसमें है ही क्या। तो हम स्टार्ट हो जाएंगे अपना सॉल्यूशन। पहले सबसे पहले क्या पूछा है, द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड से शुरू हो जाएंगे। I1 का हमने फॉर्मूला लगा लिया, प्रिंसिपल पर 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो ये कैलकुलेशन कर डालेंगे। I1 आ गया, तो A1 हमसे पूछा क्या है कि सम ड्यू मतलब अमाउंट पूछा गया है, तो A1 पूछा गया है, तो A1 हो गया P1 प्लस I1, वैल्यूज पुट अप करके आ जाएगी हमारी। I1 हमने अभी कैलकुलेट किया है, आ गया 10080। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड हमसे पूछा है सिमिलरली, जैसे हमने I1 कैलकुलेट किया वैसे I2 कैलकुलेट करके हमने A2 कैलकुलेट कर लिया। इसमें सेकंड वाले में A2 पूछा गया है, तो A2 इसी तरह से हमने ये कैलकुलेट कर दिया P2 प्लस I2 करके। अब थर्ड में उसने कहा कि A2 एंड A1 का डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए, वो खुद ही बता रहा है कि हमें करना क्या है। तो कैलकुलेट कीजिए, सेकंड वाले में जो चीज फाइंड आउट की है और फर्स्ट वाले में जो चीज फाइंड आउट की है, उन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए। तो क्या क्या फाइंड आउट किया है, इसमें A2 फाइंड आउट किया है, इसमें A1 फाइंड आउट किया है, तो A2 माइनस A1 ये डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो डिफरेंस हमने जब कैलकुलेट किया तो ये जो डिफरेंस आया A2 और A1 का, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। देखिए ये वैल्यू हमारी जो आई, वैल्यूज पुट अप करके जब हम ये डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो 1209.60। अच्छा, ये बोलने का सिस्टम भी सीखे। बहुत से लोग इसको किस तरह से पढ़ते हैं, 1209.60। दिस इज नॉट 60। डेसिमल के बाद कभी भी 60, 49, 25, 50 या 305 इस तरह से नहीं बोला जाता। ये रॉन्ग तरीका है बोलने का। डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स होते हैं उनको हमेशा सिंगल सिंगल करके बोलते हैं। तो सही आदतें डालिए। देखिए बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, सबको किसी को किसी का तरीका सूट करेगा पढ़ाने का, किसी को किसी का, लेकिन गलत आदतें मत पढ़ने दीजिए। डेसिमल के बाद हमेशा इसको 0.60 नहीं 0.60 बोलेंगे। 1209 रुपीज 60 पैसे। जब पैसे बोलेंगे तो 60 पैसे बोलेंगे, लेकिन जब हम पॉइंट बोलेंगे कि रुपीज 1209.60 इस तरह से कॉल करेंगे। ये मैंने
छोटी सी बात आपको बीच में बता दी। तो ये हमने A2 माइनस A1 कैलकुलेट किया, तो ये क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था, ये था कि नहीं, आ गया। तो इस तरह से A2 माइनस A1 करने पर इस वाले ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है। इसको भी हम कहीं किसी प्रॉपर्टी के रूप में यूज कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसके आगे का हमसे पूछा क्या गया, थर्ड पार्ट में हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं कि इनका डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए, फिर उस डिफरेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि पेज खत्म हो गया, चलते हैं फ्रेश पेज पे। A2 और A1 के डिफरेंस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो A2 और A1 का डिफरेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 1209.60। इस पर इंटरेस्ट हो गया फॉर 1 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है, इतना इंटू 12 इंटू 1/100 कैलकुलेट कर लेंगे काट पीट करके, आंसर आ जाएगा 145 इसको हम 145 बोलेंगे, 145.152। कितने रुपीज आ गया, 145.152। मैंने 152 लिख दिया है, लेकिन रुपए पैसे की जब बात होती है तो हम डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही आंसर लिखते हैं। तो ये जो थर्ड वाला है 2, इसको बाद में हम छोड़ देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 145.15। अगर ये लास्ट वाला 5 होता या 5 से बड़ा होता तो हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देते, उसकी वजह से हम 1 ऐड कर देते, इसमें 16 हो जाता। अगर ये होता 157 आता मान लीजिए, तो उस 7 की वजह से हम ये 5 की जगह 6 कर देते और उस 7 को छोड़ देते, ठीक है। लेकिन ये 5 से छोटा है, इसलिए हम 2 को वैसा का वैसे छोड़ देंगे, आंसर लिख देंगे ₹145.15। ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। और फोर्थ में हमसे पूछा गया है कि I3 थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए ही ये सब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किए गए हैं। तो देखिए, इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में हमने जो फाइंड आउट किया उसकी हेल्प से हम थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। I3 इक्वल टू I2 प्लस इंटरेस्ट ऑन I2, ठीक है। प्रीसीडिंग पीरियड का इंटरेस्ट प्लस प्रीसीडिंग पीरियड के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट 1 पीरियड के लिए, ठीक है। तो हो गया। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट अप कर दी, I2 की वैल्यू ये रही। अब I2 को प्रिंसिपल मानते हुए उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। तो ये इसमें ऐड करने के बाद हमारा आ गया I3। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इनसे ज्यादा आसान प्रॉब्लम्स और क्या होंगी। एक ही फॉर्मूले पे हम खेले चले जा रहे हैं। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसी तरह से आप खेलते रहिए, लेकिन सिर्फ देखते मत रहिए उसको बैठ के। जब खुद खेलेंगे ना अपने हाथ से, पता चलेगा देख तो रहे थे, देख के तो बड़ा इजी लग रहा था, लेकिन जब खुद अपने हाथ से करने बैठे तो समझ में नहीं आया कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ आगे बढ़ाऊँ और कहाँ खत्म करूँ। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कीजिए। मैं लेता हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम देखिए, फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंडेड एनुअली ऑन विच द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर एक्सीड्स। इसमें कुछ नहीं है, नया टर्म एक आ गया एक्सीड्स, उसका मीनिंग तो मालूम ही है। द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर एक्सीड्स द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का इसमें नहीं दिया है, इसमें दिया है इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर एक्सीड्स इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर बाय 252 रुपीज। अब देखिए एक्सीड्स का मतलब क्या हो गया, जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट से 252 रुपीज ज्यादा है। यानी कि फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट में, ये रहा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, इसमें अगर हम 252 रुपीज ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा I3 और कुछ भी नहीं है। यहां से हम इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे और कैलकुलेट करना है हमको P1 प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। कैसे, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट से 252 रुपीज ज्यादा है थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो I1 में जब हमने ऐड कर दिया 252 तो हमें मिल गया I3। अब I3 को हम देखिए, ये कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स नहीं है तो हमें बीच वाला चाहिए। जब तक हम बीच वाला नहीं लेके आएंगे I2, तब तक हम किसी रिजल्ट पे इसमें नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम I3 को फिर क्या करना होगा, हमें I2 के फॉर्म में लिखना होगा, बस सिंपल। क्या है I3 इक्वल टू I2 प्लस I2 पर इंटरेस्ट, ठीक है ना। I3 को लिख दिया I2 प्लस I2 पर इंटरेस्ट।
1 पीरियड के लिए। अब I2 पर इंटरेस्ट क्या होगा, वो हम जितनी क्वांटिटीज हमें नोन है उसके हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। हो गया कि नहीं? I2 प्लस I2 पर इंटरेस्ट, I2 पर इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो I2 इंटू R इंटू 1/100। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, LHS में यही है I1 प्लस 252, ठीक है। RHS में हमारा क्या आ गया, ये 0 से 0 कट के I2/10, एलसीएम लेके हमने वैल्यू निकाल दी 11 I2/10। ये तो आया I2 के फॉर्म में। अब हमें क्या, दो अननोन हो रहे हैं ना, तो अब हमें दो अननोन को एक अननोन बनाना है। किस तरह से, I2 को भी हम I1 के फॉर्म में लिख देंगे इस तरह से। हो गया कि नहीं? I2 की जगह क्या लिख दिया, 11/10 तो था ही, 11/10 इंटू ब्रैकेट में I1 प्लस I1 पर इंटरेस्ट 1 पीरियड के लिए। 1 पीरियड, इसमें पीरियड 1 ईयर का है, तो फॉर 1 ईयर। तो I2 की जगह लिख दिया I1 प्लस इंटरेस्ट ऑन I1 फॉर 1 ईयर। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारा 11/10 इसी तरह से आ गया, और ये हो गया I1। हो गया कि नहीं? I1 पर इंटरेस्ट कितना हो गया, I1 इंटू 10 इंटू 1/100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जिस तरह से ये 11/10 I2 आया था, उसी तरह से ये 11/10 I1 आएगा। तो ये 11/10 पहले वाला है, और ये इंटू 11/10 I1, ये आ गया हमारा। LHS में हमारा वही चल रहा है, क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं फिर से, सिंप्लीफाई करेंगे। ये 10 इंटू 10 100 हो गया, 100 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए, इजीली हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। I1 हमारा आ जाएगा, ये आ गई हमारी I1 की वैल्यू, ये कैलकुलेशन कर लीजिए। I1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1200 रुपीज। अब I1 आ गया तो हमारा पहला वाला फॉर्मूला वही जहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो I1 इक्वल टू क्या कैलकुलेट करना है वो मत भूल जाना, बीच में प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। तो I1 इक्वल टू P1 इंटू R जो कि 10 है, 1 ईयर अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काट पीट करके P1 की वैल्यू आ गई। P1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये 1200 है तो ये 12,000 आ जाएगा। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए अभी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते करते इतनी बातें और समझ आ जानी चाहिए कि भाई 10% होता है तो जस्ट एक जीरो लग जाता है। इंटरेस्ट में और प्रिंसिपल में सिर्फ इतना ही डिफरेंस आता है कि उसका 10 टाइम्स हो जाता है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। सो सिंपल। क्या है इसमें, इतने इजी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम ले लूं, चलिए लेता हूं। चलिए ये प्रॉब्लम देखिए, कुछ तो नया है इसमें। What sum will amounts to इतना रुपीज in 2 years at compound interest if the rates are 10% and 11% for the 2 respective years। इसमें क्या नई बात है कि दोनों साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम नहीं है। अब आप बोलेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स तो पहले भी आई थी जिसमें सेम नहीं थे, तो क्या हुआ मैं बताता हूँ। इसमें जो हम डिफरेंस वाली प्रॉपर्टीज लगातार यूज कर रहे हैं, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो जाने पर इस डिफरेंस की प्रॉपर्टी में क्या चेंज आएगा, यही इस प्रॉब्लम में हमें देखना है। तो देखिए क्या हो गया, हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल व्हाट सम, प्रिंसिपल पूछा है, A2 दिया है, क्या क्या गिवन है, A2 दिस मच, R1 R2 दोनों सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, 10% एंड 11%। अब देखिए A2 इक्वल टू क्या होता है, A1 के फॉर्म में। अब तक हम प्रॉपर्टी लगातार लगा रहे हैं, क्या, A2 इक्वल टू A1 प्लस इंटरेस्ट ऑन A1 फॉर 1 पीरियड। तो इंटरेस्ट ऑन A1 फॉर 1 पीरियड तो है, चलिए लिख दिया फॉर 1 पीरियड, ये तो लिख दिया। लेकिन कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट से, अब तक क्या था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था, तो A2 इक्वल टू A1 प्लस A1 पर इंटरेस्ट।
तो A1 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट तो करना ही है, यहाँ पर भी A1 प्लस A1 पर इंटरेस्ट। तो A1 पर इंटरेस्ट R1 के हिसाब से या R2 के हिसाब से, R हमें कौन सा लेना है यही इसमें देखना है। तो इसमें हमें लेना है A2 इक्वल टू, A2 की वैल्यू लिख देता हूं पहले, इक्वल टू A1 प्लस A1 पर 11%, ना कि 10%। इसमें दूसरे पीरियड का, ये रहा A1 इस तरह से, दूसरे पीरियड का रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू होगा। क्यों लागू होगा इसमें? जब हम A1 ले रहे हैं तो भाई यहां पर हम R2 क्यों ले रहे हैं, R1 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि देखिए जो डिफरेंस की जो प्रॉपर्टी है, आप देखिए ये प्रॉपर्टी आई कहां से, जरा पेजेस पलट के जरा पीछे के वीडियोस जब आप देखेंगे, पीछे के प्रॉब्लम्स को आप जब नजर मारेंगे, सारी प्रॉब्लम्स अब तक जितनी की हैं, तब आप देखेंगे कि हम कैसे एक एक पीरियड से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, तभी ये डिफरेंस की प्रॉपर्टी हमारी बनती है। तो A2 की बात हो रही है, बात A1 की नहीं हो रही है, ये A2 हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब हम A2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो R2 लगेगा, ना कि R1। A2 कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो A2 कैलकुलेट करते करते हम A1 तक तो पहुंच गए। अब A1 में हम कुछ प्लस कर रहे हैं, तो यानी कि हम A1 यानी कि पहले पीरियड से आगे बढ़ रहे हैं। जब हम पहले पीरियड से आगे बढ़ रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा लागू होगा, पहले पीरियड का या आगे का? पहले पीरियड से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड पीरियड का, नेक्स्ट पीरियड का लागू होगा। यानी कि A1 पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू होगा वो होगा 11% R2। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, काट पीट करके सिंप्लीफाई करके। यही इसमें एक नई चीज थी कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा लें, R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, A1 की बात हो रही है। तो यहां मिस्टेक हो सकती है बच्चों से कि जब A1 है तो R1 लगा देंगे, तो R1 नहीं लगाएंगे क्योंकि A1 पर हम इंटरेस्ट लगा रहे हैं, लेकिन वैल्यू हम A2 की कैलकुलेट कर रहे हैं। A2 इक्वल टू दिस मच, ठीक है। तो A1 के पीरियड से फर्स्ट पीरियड के आगे का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इसलिए आगे का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू होगा। काट पीट करके A1 की वैल्यू निकाल दीजिए, मैं कॉपी मार के लिख देता हूं, रिजल्ट टैली कर लेना। आ गई A1 की वैल्यू। अब हम A1 का करेंगे क्या, हमें कैलकुलेट करना है P1। तो हम उल्टे चल रहे हैं, हमें P1 के लिए चाहिए था I1 के लिए हम A1 पे पहुंचे, क्योंकि A1 पे इसलिए पहुंचे क्योंकि हमारे पास जो गिवन डाटा था उसके हिसाब से हम डायरेक्ट I1 तक नहीं पहुंच सकते थे। A2 से हम A1 कैलकुलेट कर सकते हैं। हम A1 से I1 पे पहुंचेंगे किस तरह से, I1 इक्वल टू A1 माइनस P1, क्योंकि A1 इक्वल टू होता है P1 प्लस I1, इसलिए I1 इक्वल टू हो गया A1 माइनस P1। A1 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। अब I1 का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या है हमारे पास, हमें कैलकुलेट क्या करना है, P1 आ गया हमारा P1। अब आया R1 का यूज, P1 इंटू R1 इंटू 1। अब हमारी जो बात हो रही है वो फर्स्ट पीरियड की बात हो रही है। फर्स्ट पीरियड का इंटरेस्ट इक्वल टू फर्स्ट पीरियड का प्रिंसिपल इंटू फर्स्ट पीरियड का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू फर्स्ट पीरियड का पीरियड 1 ईयर अपॉन 100। अब हुआ R1 का यूज, इससे पहले हुआ था R2 का यूज। क्योंकि हम A2 की वैल्यू A1 के फॉर्म में लिख रहे थे, इसलिए R2 लगा था। यहां सब कुछ 1 1 1 1 है, इसलिए R1 लागू होगा। अब I1 की जगह हम ये वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। I1 की वैल्यू हमने लिख दी दिस मच माइनस दिस मच, ये 5940 माइनस P1 इक्वल टू RHS में हमारा R1 की वैल्यू पुट अप करनी थी, बाकी तो है ही। इधर भी P1 ये पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन रह गया P1। काट पीट करके LHS RHS इधर से उधर करके आंसर निकाल देंगे। आंसर विल बी प्रिंसिपल इक्वल टू ₹5400। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ऐसे ही मजेदार प्रॉब्लम्स हैं। अपने पास फॉर्मूला एक ही है, उसी फॉर्मूले से हमें खेलना है, इधर से उधर, कभी डिफरेंस की प्रॉपर्टी, कभी कुछ प्रॉपर्टी, कहीं नई कुछ ट्रिक लग जाती है। तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल, देखिए ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो चैप्टर है, इसमें कॉमन सेंस
बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कितने पैसे थे, इतने दे दिए तो कितना हुआ, उतने दे दिए तो वहां पहुंच गए, वहां से निकाले तो वहां डाले, वहां से निकाले तो वहां डाले। ये कॉमन सेंस से थोड़ा सा सोचते जाएंगे ना तो कब R2 यूज होगा, कब R1 यूज होगा, प्रिंसिपल कहाँ है, अमाउंट कहाँ है, पहले पीरियड का, 50वें पीरियड का, ये सब बातें आपको समझ में आती जाएंगी। इसमें कॉमन सेंस का यूज बहुत मायने रखता है कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहाँ पे रोकेंगे। अभी कॉन्सेप्ट में तो कुछ और बचा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम से अभी हमें और खेलना है, क्योंकि अभी कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम्स बाकी हैं जो कि हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या करेंगे, अभी सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर डालिए, सिर्फ कुछ गिने चुने प्रॉब्लम्स बाकी रह जाएंगे, वो मैं लूंगा ही लूंगा, और बाकी के आप अपने हाथों से सारी प्रैक्टिस कर डालिए, एक दूसरे को पढ़ाइए, नोट्स बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने से बढ़ती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी वीडियो नंबर 14 पार्ट 9 ऑफ चैप्टर 2। जय हिंद।